22 मार्च 1994 की शाम एक रशियन एयरलाइन का एयरबस A310 हवा में स्पैन करते हुए जमीन की तरफ आ रहा था। नीचे पथरीले पहाड़ थे और क्रैश की उम्मीदें बढ़ रही थी। इस प्लेन को अभी भी बचाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। प्लेन का कंट्रोल किसी ट्रेन पायलट के हाथ में नहीं बल्कि एक 16 साल के लड़के के हाथ में था, और यही बाद में इस क्रैश की वजह बना। आपको क्या लगता है, आखिर वो बच्चा प्लेन के कॉकपिट में क्या कर रहा था? क्या वो प्लेन क्रैश हुआ होगा? तो हुआ कुछ यूं था कि एरोफ्लोट नाम के एक रशियन एयरलाइन कंपनी का एयरबस ये 310 प्लेन मॉस्को से हांगकांग के लिए फ्लाई करने वाला था। फ्लाइट का टोटल टाइम 13 घंटे और 39 मिनट था, और इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए 3 पायलट्स की जरूरत थी, और फ्लाइट के कैप्टन इन कमांड थी 40 साल के एंड्रे, जिनके पास 9500 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से उन्होंने 950 घंटे एयरबस 310 पर ही बताए थे। इसके अलावा फर्स्ट ऑफिसर वेसिलेविच पेस्क्रियो और रिलीफ कैप्टन यूरोस्लेव के पास भी 310 पर 440 और 907 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसमें टोटल 63 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 3 पैसेंजर तो एयरलाइन में काम करने वाले लोग ही थे, जिनमें व्लादिमीर मैक्रोव, एक ट्रेन पायलट भी इनके साथ सफर कर रहा था। उसने प्री फ्लाइट जैक के दौरान पायलट से रिक्वेस्ट करके ये परमिशन ले ली थी कि वो बाकी पैसेंजर्स के साथ नहीं रहेंगे बल्कि कॉकपिट में बैठकर ट्रैवल करेंगे। यानी कि प्लेन में टोटल 4 लोग थे जो इस प्लेन को चलाना जानते थे। इसलिए ये बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि कैसे पायलट की गलती से उसे क्रैश किया गया। हुआ कुछ यूं था कि सभी चेक्स करने के बाद शाम के 8:39 पे ये फ्लाइट मॉस्को से टेक ऑफ करती है और करीब 30,000 फीट तक की ऊंचाई कर लेती है, जिससे 27 मिनट बाद उसे फाइनली 34,000 फीट के एल्टीट्यूड के लिए क्लाइंब करना कंटिन्यू रखना पड़ता है। पहले 4 घंटों तक फ्लाइट नॉर्मली ही चलती है, लेकिन 12:26 पर पायलट इन कमांड यानी एंट्री कुछ घंटे रेस्ट करने के लिए कॉकपिट से बाहर चले जाते हैं और कमांड आ जाती है रिलीफ कैप्टन यारोस्लेव के हाथ में, जो कि फर्स्ट ऑफिसर के साथ वहीं कॉकपिट में मौजूद हैं। लेकिन उस दिन यारोस्लेव के बच्चे, जिसमें से 13 साल की याना और 16 साल का एल्डर भी शामिल था, वो भी अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप के लिए इस फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे, और यारोस्लेव ने उन्हें भी कॉकपिट के अंदर बुला लिया। ये वो टाइम था जब एयर ट्रैवल और कॉकपिट एंट्री को लेकर काफी सख्त कानून नहीं बने थे। इस वजह से पायलट्स का अपनी फैमिलीज को कॉकपिट में इनवाइट करना काफी कॉमन बात थी। प्रॉब्लम शुरू होती है 12:43 पर, जब कैप्टन अपनी बेटी याना से कहता है कि क्या वो प्लेन उड़ाना चाहेगी। याना काफी एक्साइटेड थी और वो यारोस्लेव की सीट पर बैठ जाती है। उसने अपनी बेटी याना से कहा कि वो कंट्रोल व्हील को पकड़े, और इसके बाद उसने व्हील के ऑटो पायलट को नेविगेशन मोड से हटा दिया। यानी अब ऑटो पायलट पर प्लेन रूट को फॉलो नहीं कर रहा था, तो उसे लग रहा था कि जैसे वो सब कंट्रोल कर रही है। इसके बाद करीब 12:52 पर याना सीट से उठती है और उसकी जगह पर 16 साल का एल्डर सीट पर बैठता है। उस टाइम फर्स्ट ऑफिसर रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम को बताता है कि वो अगले 8 मिनट में साकरवे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि एल्डर के कंट्रोल में संभालते ही चीजें हाथ से फिसलना शुरू हो जाती हैं। पर यहाँ पर परेशानी ये थी कि याना के केस में उसने सिर्फ कंट्रोल व्हील पर हाथ रखा था और प्लेन का कंट्रोल रखने का काम भी प्लेन का ऑटो पायलट कर रहा था। लेकिन जो एल्डर का कंट्रोल व्हील दिया गया था, उसने यारोस्लेव से पूछा कि क्या वो उसे खुद टर्न कर सकता है। यह सुनकर एल्डर ने बैटिंग हुक को 15 डिग्री से ज्यादा टर्न कर दिया। लेफ्ट की तरफ प्लेन को टर्न करने के बाद अब उन्हें वापस से राइट की तरफ आना था, तो हेडिंग बिग तो राइट की तरफ किया ही गया, बल्कि साथ ही एल्डर फिर राइट की तरफ फोर्स लगाने लगा और जितना प्रेशर उसे लगाना चाहिए था उससे ज्यादा लगा गया। उस वक्त प्लेन धीरे धीरे टर्न होता हुआ टेढ़ा भी हुआ, लेकिन इसके पहले कुछ सेकंड किसी को ख्याल नहीं रहता क्योंकि पायलट तो अपनी बेटी से बात करने में बिजी था। और फिर जब अचानक एल्डर उसे बताता है कि प्लेन अभी भी टर्न कर रहा है, ये देखकर फर्स्ट ऑफिसर नेविगेशन सिस्टम को देखता है। दूसरी तरफ प्लेन का बैक एंगल भी अब 20 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच गया, जो कि ऑटो पायलट की लिमिट भी थी। इस दौरान अब ऑटो पायलट और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और प्लेन के एल्टीट्यूड को मेंटेन करने के लिए इस कदर कोशिश शुरू हो जाती है कि अंदर बैठे हुए पैसेंजर ज्यादा से ज्यादा जी फोर्सेस एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। और इस सिचुएशन में फाइनली यारोस्लेव दोबारा एल्डर को सीट छोड़ने के लिए कहा जाता है और ऐसा लगता है कि अब सब कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
जैसे ही एल्डर अपनी सीट से उठने की कोशिश करता है, उसका पैर लेफ्ट हैंड के बटन को पुश कर देता है, जिससे अचानक से पूरा प्लेन हवा में राइट साइड की तरफ स्पिन करना शुरू कर देता है। प्लेन की ग्रेविटी 0 हो जाती है और उसके अंदर मौजूद सभी लोग वेट बैलेंस को महसूस कर रहे होते हैं। फाइनली 12:57 पर पायलट यानी कि यारोस्लेव वापस अपनी सीट पर आ जाता है। 12:57 पर एक बार फिर कोई लेफ्ट बटन को पुश कर देता है, जो कि जरूर गलती से ही हुआ होगा, लेकिन उस वक्त प्लेन जमीन से सिर्फ 1000 फीट ही दूर था। इसलिए जब वो स्पिन करना शुरू करता है तो नीचे आकर वो क्रैश होता है। 12:58 पर यह प्लेन क्रैश होता है। प्लेन में मौजूद 63 पैसेंजर्स के साथ 9 कैबिन क्रू मेंबर्स और 3 पायलट सभी क्रैश के बाद फौरन ही मर जाते हैं। फिर रेस्क्यू वर्कर को हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ आना पड़ता है। अब कई लोगों का एक सवाल ये भी रहता है कि अगर इस तरह की एक क्रैशिस में सभी लोग मर गए हैं तो फिर हमें इतनी डिटेल्स में उनकी स्टोरी कैसे पता है। देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हर एक कमर्शियल प्लेन में एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर इंस्टॉल होता है, और जब कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो जिंदा पैसेंजर्स के बाद उसके मलबे में सबसे पहले उन्हीं को ढूंढने की कोशिश की जाती है, जिससे इस क्रैश पर पूरी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाई जाती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।